तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 14 जेपीएससी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो है एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसको हम लोग देखे हैं 90 टॉपिक्स का एक सीरीज़ है। इसके अलावा जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी से आपका 30 टॉपिक्स का सीरीज़ है। इंडियन पॉलिटी और पवेट दोनों को मिलाकर यहाँ पे भी आपका जो है वो 30 टॉपिक का सीरीज़ है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका इंडियन इकोनॉमी से भी मिलाकर जो है वो 30 टॉपिक का सीरीज़ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखें, इससे भी आपका जेपीएससी प्रीलिम्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग जो है वो आपका 30 टॉपिक लेकर आए हैं। झारखंड का जो आपका झारखंड टॉपिक है, जिससे अभी आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए भी हम लोग 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। अब बाकी हम लोग पेपर 2 में झारखंड स्पेशल में हम लोग तो झारखंड को डिटेल से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 30 टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा विविध वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे भी हम लोग जो है वो यहाँ पे आपके 8 से 9 को टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन इसको हम लोग मतलब इसको 30 भागों में बाँट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में इसको हम लोग डिटेल से एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री का एक अलग सेक्शन आपका बटा हुआ है, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न मिलोग तीनों को मिलाकर 90 जो है टॉपिक्स का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका पहला क्लास जो है वो अपलोड हो चुका है, जिसमें प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक काल, मध्यकालीन भारत का मुस्लिम आक्रमण और आपका आधुनिक भारत का क्षेत्रीय राजवंश वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का भी एक साथ टॉपिक से स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय और आपका इंडियन इकोनॉमी का जो है आपका पहला टॉपिक राष्ट्रीय आय वाला स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग जो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी है इसको, और साथ ही साथ इसमें जो है हम लोग झारखंड वाले सेक्शन को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा तो आप पाइएगा कि ये आपका हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री का तीनों सेक्शन का क्लास एक साथ चल रहा है। ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स का क्लास का सेक्शन एक साथ चल रहा है। वहीं आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी और झारखंड, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इसमें आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका एग्रीकल्चर साइंस भी जुड़ा रहेगा और आपका झारखंड को मिलाकर 10 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। इसके अलावा आपका जो है इंडियन पॉलिटी और ये जो विविध वाला सेक्शन है, इसको मिलाकर अलग से क्लासेस चलेगी। तो टोटल 4 क्लासेस जो है वो एक साथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और हर एक क्लास में 2-2 सेक्शन को बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो सेक्शन चल रहा है हम लोग का, उसमें हिस्ट्री का 3 सेक्शन का क्लासेस देख रहे हैं। दूसरा सेक्शन में हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तीसरा क्लासेस में हम लोग जो है वो आपका साइंस और टेक और झारखंड को लेकर चलेंगे। और चौथे में हम लोग इंडियन पॉलिटी और आपका जो विविध वाला सेक्शन है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में आज हम लोग जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, उसको हम लोग मतलब कि समझने का, क्वेश्चन नहीं मतलब कि जो भी थ्योरी है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो है आपका पहला टॉपिक्स है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इससे आपका 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका सूचना जो संचार प्रौद्योगिकी, इससे आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वहीं जो आपका है एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान, इससे आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6 12 और 3 15 क्वेश्चन आपको जो है वो इससे देखने को मिलेंगे इस वाले सेक्शन से। इसी में हम लोग जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पाइएगा आज का टॉपिक हम लोग का है भौतिक राशियाँ, मात्रक एवं मापक मात्रक पद्धतियाँ। तो भौतिक राशियाँ, मात्रक और मात्रक पद्धतियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि भौतिक राशि एवं मात्रक की संकल्पना क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वो देख लीजिए। वह गुण जो मापा जा सकता है तथा जिसे किसी संख्यात्मक मान और मात्रक यानी कि यूनिट के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि भौतिक राशि किसे कहा जाता है, तो भौतिक राशि जो है वह गुण जिसको हम लोग माप सकते हैं और उसके साथ ही साथ जिसे किसी संख्यात्मक मान और मात्रक यूनिट के रूप में जो है वो व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम लोग जो है वो भौतिक राशि कहते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल पे देख लीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय इत्यादि जो है ये सभी आपका भौतिक राशि है, यानी कि फिजिकल आपका क्वांटिटी। इसको मापा जा सकता है और इसको किसी भी संख्या, मान, मात्रक, यूनिट के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें लंबाई,
लंबाई को हम लोग मापते हैं, लंबाई को हम लोग किसी रूप में व्यक्त करते हैं यूनिट के रूप में। जैसे लंबाई का हो गया मीटर, उसका संकेत भी है एम, इस तरह करके हम लोग इसको देखते हैं। अब देख लीजिए मात्रक यानी यूनिट क्या है वो देख लीजिए। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मापक मान लिया जाता है और इस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। तो ये याद नहीं रखना है, सिंपल देखिए, इसे उस राशि का मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। तो कोई भी जो भौतिक राशि है उसको मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम लोग कोई जो है मानक मान लेते हैं और उस मानक को कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगर हम लोग मात्रक पद्धतियाँ की बात करें यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, वो कौन कौन है, तो भौतिक राशियों के मापन हेतु 4 प्रमुख पद्धतियाँ जो है वो देखने को मिलती है। कितनी, तो 4। पहला है आपका CGS पद्धति, दूसरा है आपका FPS पद्धति, तीसरा है MKS पद्धति और चौथा है आपका SI पद्धति। 4 तरह का पद्धति देखने को मिलता है। तो पहला है आपका CGS पद्धति, ये क्या है वो देख लीजिए। CGS इसको बोला जाता है हम लोग C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति है ना, ये हम लोग देखते हैं। पद्धति बोले तो सिस्टम, तो CGS पद्धति यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आपका सिस्टम। सेंटीमीटर को CM से दर्शाते हैं, ग्राम को छोटा G से और सेकेंड को छोटा S से हम लोग दर्शाते हैं। इसका अगर हम लोग देखें CGS जो प्रणाली है, पद्धति है, इसका अन्य नाम वो है आपका फ्रेंच या फिर मीट्रिक पद्धति। तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति ये इसका अन्य नाम है। इसके अलावा सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड है आपका FPS पद्धति। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और सेकंड का मतलब होता है S, मतलब सेकंड का मतलब सेकंड होता है, इसका मतलब सेकंड। तो पाउंड जिसको हम लोग F, छोटा F और छोटा T से दर्शाते हैं, पाउंड जिसको हम लोग छोटा L और छोटा B से दर्शाते हैं, और सेकंड जिसको हम लोग छोटा सेकंड से दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ये ब्रिटेन वगैरह में, ब्रिटिश कंट्री में जो है वो आपका बहुत ज़्यादा, यूरोपियन कंट्री में इसको अपनाया जाता है। तो CGS पद्धति और दूसरा हो जाएगा आपका FPS पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, और CGS मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। इसके अलावा थर्ड देखिएगा, तो थर्ड है आपका MKS पद्धति, जिसमें M का अर्थ होता है मीटर, मीटर को छोटा M से दर्शाते हैं, K का अर्थ होता है किलोग्राम, किलोग्राम को छोटा K और G से दर्शाते हैं, और S का अर्थ होता है सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग छोटा S से दर्शाते हैं। इसका कोई अन्य नाम नहीं है। तो 3 को पद्धति CGS, FPS और आपका MKS याद हो जाना चाहिए। चौथा पद्धति जो कि सर्वमान्य है, इसी को हम लोग यूज करते हैं, यही आपका अंतर्राष्ट्रीय और जो है आपका है, इसको बोलते हैं हम लोग SI पद्धति, जहाँ पे हम लोग देखते हैं मीटर को छोटा M से दर्शाते हैं, किलोग्राम को छोटा KG से दर्शाते हैं और सेकेंड को S से दर्शाते हैं। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, यही आपका MKS पद्धति भी है, यही आपका SI जो है वो पद्धति भी हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर SI यूनिट्स बोल दीजिए, पद्धति बोल दीजिए, सब एक ही जैसा ही है। इसका अगर हम लोग अन्य नाम देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय या फिर हम लोग मात्रक पद्धति इसी को कहते हैं। यही को हम लोग जो है वो यूनिवर्सल रूप से इसको हम लोग अपनाए हैं, SI यूनिट्स को ही। ठीक है, आगे देख लीजिए, मूल राशियाँ और मूल मात्रक क्या है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और जो आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, इसमें क्या अंतर है या इसको किसको क्या कहते हैं वो देख लीजिए। यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को 3 आधारभूत राशियों यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यांत्रिकी बोले तो हम लोग फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो भी भौतिक राशि आती है उन भौतिक राशियों को हम लोग 3 आधारभूत राशियों में जो है व्यक्त करते हैं। या तो किसी को लंबाई में हम लोग डिनोट करें, व्यक्त करें, या किसी को द्रव्यमान में, या फिर किसी को समय के रूप में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं। 3 चीज़ में ही व्यक्त करना ही होता है। ये राशियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी कि अलग होती है, तथा इन्हें जो है वो हम लोग मूल राशि कहते हैं। मूल राशि का सबसे बड़ा फीचर्स है कि वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तीनों अलग अलग रहेगा। समय अलग है, किलोग्राम अलग है जो है, ठीक है, लंबाई अलग है। आगे देख लीजिए, SI पद्धति के 7 मूल राशियाँ देखने को मिलती है। तो मूल राशियों का मतलब क्या है कि ये जो मूल राशि हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग है। सबसे पहले बताया गया था कि यांत्रिकी यानी कि फिजिक्स में जितनी भी आपका भौतिक राशि है उनको 3 चीज़ों में हम लोग आधारभूत पद्धतियों में जो है वो राशियों में व्यक्त करते हैं। पहला लंबाई, किलोग्राम और समय, तीनों जो है आपस में अलग अलग है, स्वतंत्र है, इन्हीं को जो है मूल राशियाँ कहा जाता है। और SI यूनिट में अगर हम लोग देखें तो आपका 7 गो जो है वो मूल राशियाँ देखने को मिलती है। तो 7 गो मूल राशियाँ और उनके मात्रक कौन कौन से वो दिख लीजिए। पहला है लंबाई, ठीक है, पहला है लंबाई, और लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो लंबाई को जो है वो आपका मीटर
में दर्शाया मीटर लिखा जाता है और दर्शाया जाता है। इसका जो संकेत है छोटा m है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को जो है वो आपका kg से दर्शाया जाता है और इसका अगर हम लोग देखेंगे संकेत तो आपका छोटा kg है। तीसरा है समय। समय को सेकेंड में दर्शाया जाता है, इसका मात्रक है और इसका संकेत है छोटा s। इसका बाद हम लोग चौथा देखेंगे ताप। ताप को अगर मात्रक देखें तो इसका मात्रक है केल्विन और केल्विन का संकेत है बड़ा के। चौथा के बाद हम देखें पाँचवा है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और एम्पियर का जो है संकेत बड़ा ए है। उसके बाद छठा देखिए तो छठा है आपका ज्योति तीव्रता, जिसका अगर हम लोग मात्रक देखें तो वो है आपका कैंडेला और इसका संकेत है बड़ा सी और छोटा डी। उसके बाद सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की मात्रा का अगर हम लोग पदार्थ की मात्रा है ये भौतिक राशि है, इसका अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो वो है आपका मोल और इसका संकेत है MOL, मोल लिखता है पूरा। ठीक है, अब देख लीजिए एक एक करके कि SI मात्रकों की परिभाषाएं देखते हैं कि क्या क्या है इन लोग का परिभाषा। सबसे पहला है आपका 7 को SI मात्रक है, मूल मात्रक है। पहला देखते हैं हम लोग मीटर, जिसको हम लोग छोटा m से डिनोट करते हैं। मीटर क्या है? 1 मीटर वह दूरी होता है जो निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड में मतलब कि 1/299वां भाग में तय करता है। कहने का मतलब क्या है? मीटर क्या है? तो 1 मीटर वह दूरी होती है जो निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश जो है वो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है उसका 1/299वां जो भाग है वो आपका 1 मीटर कहलाता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा है किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? जिसको हम लोग kg से दर्शाते हैं, किलोग्राम। यहाँ देख लीजिए इसका पहले परिभाषा अलग था, 2019 में इसका नया परिभाषा आया, वो देख लीजिए। पूर्व परिभाषा क्या था कि पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वही आपका 1 kg कहलाएगा। तो पेरिस में एगो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा गया था, उसका जो द्रव्यमान है वही आपका 1 kg कहलाता था। व्यवहारिक तौर में किया जाता है तो 1 kg में 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है, तो 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या फिर टेम्परेचर बोलिए, दोनों एक ही है। सेंटीग्रेड या टेम्परेचर दोनों एक ही बात की जा रही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों एक ही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ऑब्लिक सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान है उसी को हम लोग 1 kg कहते हैं। ये पहले परिभाषा था। 2019 में इसकी जो है वो नई परिभाषा आया है, वो क्या है? अब एक किलोग्राम को प्लैंक नियतांक यानी कि प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं और अब 1 kg को जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट के आधार पे इसको परिभाषित किया गया है, प्लैंक कांस्टेंट के आधार पे। तीसरा देख लीजिए आपका सेकंड है और सेकंड में क्या बोला गया है कि 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु 9192631770 दोलन करता है परमाणु घड़ी में, वो होता है आपका 1 सेकंड। तो बताया गया है कि 1 सेकंड मतलब कि सीजियम 133 बार, परमाणु इतना बार लगभग बहुत बार आपका 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 9 अरब से भी ज़्यादा जो है वो दोलन करता है परमाणु घड़ी में। अगर हम लोग देखें तो 1 सेकंड वो होता है। एम्पियर देख लीजिए चौथा। एम्पियर क्या है? एम्पियर का भी 2 परिभाषा है, पुरानी परिभाषा और 2019 में नई परिभाषा। पुरानी परिभाषा क्या है? तो वह विद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समानांतर तारों में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल जो है वो न्यूटन मीटर बल उत्पन्न करती है, उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो निर्वात में 1 मीटर दूरी पे रखा गया कोई समानांतर तार है, तो दोनों तार एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपका 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर बल होता है, उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ये पुरानी परिभाषा थी। नई परिभाषा क्या है? तो नई परिभाषा जो है वो आपका 2019 में आया था। तो एम्पियर को मूल विद्युत आवेश यानी कि एलिमेंट्री चार्ज के आधार पे परिभाषित किया जा रहा है। जैसे आपका बताया गया था प्लैंक कांस्टेंट के आधार पे जो है वो आपका kg को डिफाइन किया गया है 2019 के बाद, उसी तरह जो है वो एलिमेंट्री चार्ज के आधार पे आपका एम्पियर को भी परिभाषित किया जाता है नया परिभाषा में। पांचवा देख लीजिए आपका, पांचवा क्या है? तो पांचवा है जो आपका कैलोरी है, सॉरी केल्विन है। केल्विन का भी पुराना परिभाषा देख लीजिए। जल के त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग
जो है वो 1 केल्विन होता है। तो जल का त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट, उसका जो उष्मागतिक ताप है उसका 1/273वां 273.16वां जो भाग है वो आपका केल्विन कहलाता था। लेकिन नया परिभाषा क्या है, तो केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो किसको प्लांक थ्योरी, किसको एलिमेंट्री चार्ज और किसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए। छठा है आपका कैंडेला। तो किसी दिशा में एक कैंडेला तब होती है जब स्रोत 540 गुने 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश 1/683 वॉट स्टेरेडियन तीव्रता से उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला। सातवां है आपका मोल। मोल क्या है वो देख लीजिए। तो इसका पहले परिभाषा था, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही अवयव परमाणु अणु आदि जो है वो उसमें होते हैं जितने 0.012 kg कार्बन 12 में होते हैं। तो ये पहला परिभाषा था। लेकिन अब नया परिभाषा जो है वो 2019 में आया था और मोल को अवोगाड्रो नियतांक यानी कि अवोगाड्रो कांस्टेंट के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। तो ये 4 गो नया कांस्टेंट मतलब 4 गो नया परिभाषा आया है। क्या क्या है वो देख लीजिए। 7 गो तो आपके मूल मात्रक थे, मूल मात्रक थे। अब इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे बनाए जा भी सकते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं वो देख लीजिए। वे मात्रक जो मूल राशियों के मात्रकों को उपयुक्त घातों में गुणा या भाग करके प्राप्त किए जाते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो है आपका मूल मात्रक से ही गुणा भागा कुछ ना कुछ करके हम लोग निकालते हैं। हम लोग देखेंगे क्रमांक, भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक, एसआई और उसका अन्य नाम देखते चलेंगे, एक एक करके हम लोग इसको बात करते हैं। जैसे आपका आयतन है पहला नंबर। आयतन का अगर हम लोग बात करें तो आयतन का जो आपका ये होता है फॉर्मूला होता है, वो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई क्यूब और इसका मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा है घनत्व। घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन और इसका फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर क्यूब। उसके बाद थर्ड है आपका वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटे समय, जिसका फॉर्मूला क्या है मीटर पर सेकेंड। चौथा है आपका त्वरण। त्वरण का क्या है ये फॉर्मूला, वो है आपका वेग परिवर्तन बटे में समय। त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पांचवा है आपका बल। बल का ये क्या है फॉर्मूला द्रव्यमान गुने में त्वरण और इसका जो है आपका सूत्र वो है आपका केजी गुने मीटर गुने आपका पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर नहीं पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर इंटू आपका पर आपका फिर सेंटीमीटर नहीं आपका सेकेंड पर आपका ऐसे है सेकेंड पर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऐसे बोलिएगा इसको केजी इंटू मीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा है। और इसका जो अगर हम लोग एसआई में फॉर्मूला देखें वो होता है आपका न्यूटन। अगर हम लोग देखें कार्य, छठा है आपका कार्य का है बल गुने विस्थापन और इसका फॉर्मूला है आपका न्यूटन मीटर इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू आपका जो है वो पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और एसआई यूनिट देखिए इसका तो वो हो जाएगा आपका जूल। सातवां है शक्ति। शक्ति का कार्य बटा समय और इसका फॉर्मूला है जूल ऑब्लिक नहीं जूल बटे जूल लिखिएगा नीचे में, ऊपर में कार्य का जूल लिखिएगा, नीचे में समय का एस लिखिएगा। इसको अगर बराबर कर दीजिएगा तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू आपका पर सेकेंड क्यूब ये हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट देखें तो वो हो जाएगा आपका वाट। आठवां हो जाएगा आपका समतल कोण, जिसका आपका केवल इसका देख लीजिएगा इसका मात्रक रेडियन है। और नौवां है आपका घन कोण जिसका है स्टेरेडियन इसका मात्रक। बाकी इसका और कुछ याद नहीं रखना है। सारांश देख लीजिए टेबल, यहाँ पे समरी टेबल, यहाँ कुछ 7 गो मूल मात्रक दिए हुए हैं, फिर आपका व्युत्पन्न मात्रक दिए हुए हैं। 7 गो मूल मात्रक है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा ये दिया हुआ है, जिसका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल है। जिसका संकेत देखिए छोटा m केजी है, फिर आपका s है, k है, फिर a है, cd है, फिर आपका मोल है। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो आपका बल है, कार्य, शक्ति है। बल का है आपका न्यूटन जिसका बड़ा n है, कार्य का जूल जिसका बड़ा j है, शक्ति का वॉट है जिसका बड़ा w है। ये सभी याद रख लीजिएगा आप।
तो फिजिक्स में आपका ये टॉपिक था दिया हुआ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा आ जाइए आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का उपशाखा के बारे में। अब हम लोग बायोलॉजी की टॉपिक देखते हैं। तो फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग बायोलॉजी का सब टॉपिक देखते हैं। बायोलॉजी का टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान की उपशाखाएं। तो क्या है देख लीजिए। विज्ञान की परिभाषा, सबसे पहले विज्ञान क्या वो देख लीजिए। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या फिर अनुभव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अनुभव ज्ञान के लिए जो है वो आपका क्रमबद्ध ज्ञान या फिर अनुभव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपका जो है वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का वर्गीकरण क्या क्या वो देख लीजिए। विज्ञान को मेनली जो है वो आपका दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस, और एक आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं नेचुरल साइंस में वो देख लीजिए। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित होती है। कितनी शाखाओं में? दो प्रमुख शाखाओं में जो है वो विभाजित होती है। एक आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, और दूसरा है आपका जीव विज्ञान या फिर इसी को बोलते हैं जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस इसी को बोला जाता है। फिर देख लीजिए ये दोनों शाखाएं आगे कई सारी उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो आपका फिजिकल साइंस और आपका जो लाइफ साइंस या फिर लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस है, यही आपका जो कई सारा ब्रांचेस में और भी ज़्यादा टूट जाएगा। पहले देख लीजिए आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। तो लैमार्क और ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिक जो थे वो सर्वप्रथम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। आगे देख लीजिए जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं की बात करते हैं। तो जीव विज्ञान की बहुत सारे शाखाएं हैं और बहुत सारे उपशाखाएं भी हैं। जैसे पहला है आपका जियोलॉजी जो है ये इसमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आपका बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आपका पेलियोबायोलॉजी, इसी को हम लोग जीवाश्मिकी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी, और इसी को बोलते हैं हम लोग पेलियोंटोलॉजी या फिर पेलियोबायोलॉजी। इसमें जीवों का यानी कि जंतु और पादप दोनों के जीवाश्मों का यानी कि उनके फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। चौथा है आपका पेलियोबॉटनी। पेलियोंटोलॉजी अलग है, पेलियोबायोलॉजी अलग है और पेलियोबॉटनी अलग है। अब देख लीजिए पेलियोबॉटनी के अंदर हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पांचवा है आपका इकोलॉजी, जिसमें हम लोग सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव पड़ते हैं, और ये आपका अलग सेक्शन ही बन जाता है। छठा है आपका जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंदर हम लोग जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक्स के अंदर। सातवां है आपका फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में हम लोग शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। तो शरीर के भीतर हम लोग का जितना भी आपका अलग अलग जो भाग है उसका क्या काम है और उसका जो कार्य विधि है उसको हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में आठवां है आपका पेडोलॉजी, इसमें हम लोग मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। नौवां है आपका जेरेंटोलॉजी में क्या हम लोग देखते हैं वो देख लीजिए। मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम लोग जेरेंटोलॉजी में इसमें हम लोग वृद्धावस्था का जो आपका मनुष्य का जो वृद्धावस्था है इसका अध्ययन करते हैं हम लोग जेरेंटोलॉजी में। इसके अलावा एक आता है 10वां नंबर में आपका इथोलॉजी, और इथोलॉजी में हम लोग मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सभी जंतुओं का जो बिहेवियर है उसका अध्ययन करते हैं, और इसमें हम लोग इथोलॉजी में मानव को भी शामिल करते हैं। 11 है आपका बायोनिक्स, और बायोनिक्स में हम लोग जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकों का अध्ययन करते हैं। तो बायोनिक्स में जो आपका जैविक जगत है यहाँ पे इसके जो जैविक जगत के गुण हैं और उसका जो सिद्धांत का जो प्रयोग है वो प्रयोग करते हैं हम लोग, अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। आधुनिक जो उपकरण है, टूल्स है, मॉडर्न टूल्स, इनका उपयोग करते हैं। अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का हम लोग यूज करते हैं बायोनिक्स में। तो जैविक जगत के गुणों को जानने के लिए नया नया तौर तरीका, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, हम लोग नया नया प्रिंसिपल का, नया नया मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं बायोनिक्स में। एक होता है आपका बायोनॉमिक्स क्या है वो देख लीजिए। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध जो है, जो आपका जीवधारी है वो उनका वातावरण के साथ जो संबंध है वो कहलाएगा आपका बायोनॉमिक्स। और आपका जो है सजीवों और उनके चारों ओर जो जीव जंतु है उनका जो संबंध है वो आपका इकोलॉजी में होगा। लेकिन बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, जीवधारियों का। 13 देख लीजिए, 13 है आपका मायोलॉजी, और मायोलॉजी में हम लोग मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करते हैं, जो मांसपेशी है ना उसका अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में।
फिर 14 है आपका मैमोलॉजी। अब मैमोलॉजी में हम लोग स्तनधारी जो जंतु हैं उनका अध्ययन करते हैं। स्तनधारी जंतु किसको कहते हैं? जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्तनधारी जंतु। जैसे कंगारू हो गया, ये सभी, जैसे कुत्ता हो गया, ये सभी, तो इनका जो अध्ययन है वो आपका मैमोलॉजी कहलाता है। 15वां है आपका बायोनॉमी। बायोनॉमी में हम लोग जीवन के नियमों से संबंधित जो है भी अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोनॉमी। 16 है आपका बायोमेट्री। और बायोमेट्री में हम लोग गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो गणित और सांख्यिकी यानी कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, ये तकनीकों के द्वारा, इन टेक्निक के द्वारा जो हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्री। 17 जो है वो आपका है फ्रेनोलॉजी। और फ्रेनोलॉजी में हम लोग मस्तिष्क यानी ब्रेन के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। तो ब्रेन के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेनोलॉजी। इसके अलावा 18वां है आपका एंथोलॉजी। और एंथोलॉजी में हम लोग जो है वो फूलों का अध्ययन करते हैं। 19वां है आपका एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में हम लोग जो बोलते हैं ना ग्रास मतलब घास होता है, तो एग्रेस्टोलॉजी में हम लोग घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। 20वां है आपका पेलिनोलॉजी। और इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन जो है वो आपका क्या कहलाता है? तो पेनिलोलॉजी कहलाता है। 21 है आपका ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी में हम लोग जो है वो कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। तो कैंसर से संबंधित जो भी ट्यूमर होता है उसको हम लोग ऑन्कोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। 22वां होता है, अब देख लीजिए, वो है आपका टेरेटोलॉजी। और टेरेटोलॉजी में हम लोग शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। तो शारीरिक विकास में आने वाली जो असमानता है, इनसिमिलैरिटीज़ है, उसको हम लोग टेरेटोलॉजी में पढ़ते हैं। 23वां आपका देख लीजिए कॉन्ड्रोलॉजी। और कॉन्ड्रोलॉजी में हम लोग उपास्थि से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो उपास्थि से संबंधित अध्ययन हम लोग जो है वो कॉन्ड्रोलॉजी में करते हैं। 24 है आपका ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी में हम लोग अस्थियों का अध्ययन करते हैं, यानी हड्डी का अध्ययन करते हैं। 25 है आपका सेरोलॉजी। और सेरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं, यानी कि नस उसके बारे में पढ़ते हैं। 26 है आपका हीमैटोलॉजी। और हीमैटोलॉजी में हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं, यानी कि आपका जो है वो खून का अध्ययन करते हैं। 27 है आपका न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो है वो आपका अध्ययन करते हैं। 28वां है आपका लिथोट्रिप्सी। और लिथोट्रिप्सी में हम लोग एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। तो एक आपका टेक्निक है लिथोट्रिप्सी। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो लेज़र लाइट से जो है वो आपका सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में जो भी आपका पथरी हो जाता है किडनी उडनी में, उसको तोड़कर मरीज को ठीक किया जाता है। ये आपका लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, लेजर से ऑपरेशन हुआ है वही। 29 नंबर है आपका पैथोलॉजी। और इसमें रोगों की प्रकृति का, लक्षणों का और कारकों का अध्ययन किया जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। 30वां है आपका पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो भी आपका परजीवी जीव है उनका अध्ययन जो है वो आपका पैरासिटोलॉजी में किया जाता है। 31 है आपका वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी में विषाणुओं यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। 32 है आपका बैक्टीरियोलॉजी। इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी बैक्टीरिया का, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। 33 है आपका एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। 34 है आपका मिर्मेकोलॉजी। और मिर्मेकोलॉजी में इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। 35 है मैलेकोलॉजी। और मैलेकोलॉजी जो है इसमें आपका मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है मैलेकोलॉजी में। 36 है आपका इक्थियोलॉजी। और इसमें मत्स्य की संरचना कारिकी का अध्ययन किया जाता है, मतलब मछली उछली के बारे में पढ़ा जाता है इक्थियोलॉजी में। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और देख लीजिए 37 है आपका सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन यानी कि सांपों का अध्ययन किया जाता है। फिर देख लीजिए 38 है आपका हर्पेटोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी में आपका उभयचरों का और सरीसृपों का अध्ययन दोनों का किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। 39 आपका अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी में जो है वो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है अर्निथोलॉजी में। फिर 40 है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है कि हम लोग का स्किन में कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में।
41वां है आपका ट्रोफोलॉजी, और ट्रोफोलॉजी में पोषण एवं पोषण विधियों का जो है वो अध्ययन किया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा जाता है ट्रोफोलॉजी में। 42वां जो है वो आपका लास्ट है, वो है आपका टेटोलॉजी, और टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो भी बाहर से लक्षण हम लोग अर्जित किए हैं उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, ठीक है ना। तो इसका जो अध्ययन है वो आपका टेटोलॉजी में किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो ये आपका 42 ठो टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग इसमें भाग। तो अलग अलग ब्रांच इसमें बनते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, और सभी में किसी एक में जो है अगर कोई आदमी जो है वो किसी डर्मेटोलॉजी में वो अपना पीएचडी किया, पढ़ा, मास्टर्स किया, तो वो त्वचा और उसके रोगों के अध्ययन के बारे में बढ़िया से पढ़ जाएगा, फिर उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, फिर वो डॉक्टर बन जाएगा डर्मेटोलॉजी से संबंधित। तो इस तरह अलग अलग विभाग होते हैं और सभी का अलग अलग स्पेशल डॉक्टर होते हैं। आगे देख लीजिए प्रमुख शब्दावलियाँ एवं उनसे संबंधित उत्पाद के बारे में। पहला है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर जो है वो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। दूसरा है एवीकल्चर, एवीकल्चर में है पक्षी पालन। तीसरा है आपका एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का और जंतु और वनस्पति दोनों का इसमें संवर्धन है एक्वाकल्चर में। फिर है आपका एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर में एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, यही इसमें एल्गा कल्चर में। पीसी कल्चर जिसमें आपका मत्स्य पालन, मछली पालन होता है। एग्रीकल्चर जिसमें आपका फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित इसमें विज्ञान देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में। सातवां है सेरीकल्चर जिसमें हम लोग कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु कीट का पालन करते हैं, सेरीकल्चर। एक होता है आपका सिल्वीकल्चर जिसमें वन संवर्धन किया जाता है। एक होता है आपका स्पॉन्जी कल्चर जिसमें स्पंज संवर्धन किया जाता है। एक होता है फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों की खेती या फिर पुष्प कृषि की जाती है। 11वां होता है आपका ओलिरिकल्चर जिसमें आपका सब्जियों की कृषि की जाती है। 12वां देख लीजिएगा अर्बोरिकल्चर जिसमें आपका वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है। फिर 13 है आपका हॉर्टिकल्चर जिसमें फूलों का, फलों का और सब्जियों की और साथ ही साथ मसालों की खेती होती है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एक होता है आपका पोमोलॉजी जिसमें फलों की कृषि की जाती है। एग्रोनॉमी जिसमें फसलों की खेती की जाती है। वर्मी कल्चर जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ का पालन किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। 17 होता है आपका ऑस्ट्रीकल्चर जिसमें आपका व्यापार हेतु सीपो यानी कि ऑस्ट्रिच का कृत्रिम प्रजनन किया जाता है व्यापार करने के लिए। एक होता है आपका ओलिकल्चर जिसमें आपका जैतून यानी कि ऑलिव्स का उत्पादन किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। 19 नंबर देख लीजिए आपका हेलीकल्चर जिसमें आपका घोंगे यानी कि स्नेल्स का संवर्धन किया जाता है, घेंगा का भी पालन किया जाता है, उसको घोंगे का भी पालन किया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा आपका हेलीकल्चर में। इसके अलावा 20वां नंबर देख लीजिए विटीकल्चर जिसमें आपका अंगूर का उत्पादन किया जाता है। 21 नंबर देख लीजिए मेलीकल्चर जिसमें आपका मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का, जिसमें आपका जंतु और वनस्पति दोनों आ जाएंगे, समुद्री जीव जंतु, उसको मानव उपभोग के लिए मेरीकल्चर किया जाता है। एक होता है आपका मोरीकल्चर, मोरीकल्चर में शहतूत की खेती होती है, और मेरीकल्चर में मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन। फिर एक होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इसी को एरोपोनिक्स भी कहा जाता है और इसी को एरोकल्चर भी कहा जाता है, और ये आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन है। तो बिना मिट्टी का आपका पादप को जन्माया जा रहा है, उसको उसको फला फूल कर मतलब उसको उसको बढ़ाया जा रहा है, उसका खेती किया जा रहा है। एक होता है आपका सिट्रीकल्चर, और सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों का जो है वो खट्टे फलों का और फल का जो है वो आपका उत्पादों का संवर्धन किया जाता है, खट्टे फल को खेती किया जाता है। 25 नंबर आपका वेजिकल्चर, वेजिकल्चर में आपका सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाली फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये है आपका वेजिकल्चर। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रह गया होगा, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका बायोलॉजी वाला ये सेक्शन, ये टॉपिक जो था वो अभी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख लीजिए वो है आपका जैव विकास। जैव विकास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जैव विकास का भी कैसे हुआ, जैव विकास वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। जैव विकास में भी देखिएगा तो आप अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को भी आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में भी। इसमें देख लीजिए क्या है, इसको ज़्यादा डिटेल से आप मत पढ़िएगा, नहीं तो आप इसी में खोए रह जाइएगा, ठीक ना। इसको जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाइए। पहला अगर जैव विकास की बात कीजिएगा तो इसमें पृथ्वी एवं जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी जो है वो अत्यधिक गर्म एवं पिघले रूप में मौजूद थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो है वो आपका
ठंडा होने पर इस पर जलवाष्प संघनित होकर महासागर बने और इन्हीं महासागरों में फिर बाद में क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर बताया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिनमें रासायनिक विकास सिद्धांत यानी कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से यही आपका सर्वाधिक मान्य है। क्या, तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। फिर देख लीजिए ऑपेरिन का पदार्थवादी सिद्धांत यानी कि मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, जिसमें इसका अगर हम लोग प्रतिपादक की बात कीजिएगा तो वो है आपका अलेक्जेंडर नॉट अलेक्जेंडर, क्या है, अलेक्जेंडर इवानोविच ऑपेरिन, AI ऑपेरिन इसको कहा जाता है। ये आपका मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं। ये किस देश के हैं, रूस के। इनका ग्रंथ की बात कीजिएगा तो जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इसके बाद देख लीजिए इस सिद्धांत को भौतिकवादी या फिर पदार्थवादी सिद्धांत भी कहा जाता है यानी कि मेटेरियलिस्टिक थ्योरी। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसमें बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो लगभग आज से 4 अरब वर्ष पहले हुई है। वो आदि सागर यानी कि प्रीमोर्डियल सी के जल में हुई थी, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। आदि सागर में उपस्थित रासायनिक यौगिकों से धीरे धीरे जटिल कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और इन जो है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स जैसे सूक्ष्म कण बने जो कि वायरस जैसे थे। फिर आपका क्या बना था, न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने थे जो कि सूक्ष्म कण बने थे, वो आपके वायरस के जैसे थे। प्रारंभिक जीव परपोषी यानी कि आपके हेट्रोट्रोपिक तथा अवायुवी यानी कि एनारोबिक थे, यानी कि बिना वायु के भी जिंदा रह जाते थे। इसी क्रम में बताया जाता है आपका कि धीरे धीरे उनमें स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रोपी की क्षमता हुई। पहले ये बिना वायु के जिंदा रहते थे, बाद में इन लोग का जो है वो सांस लेने का भी आया, अब इन लोग वायु से सांस लेने भी लगे, इनका जो क्षमता विकसित हुआ। और वे थे कौन, तो नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे ये जीव बन गए, जो कि आपका पृथ्वी पे सबसे प्राचीन जीव भी है। और साथ ही साथ ये जो है वो आपका ऑटोट्रोपी यानी कि सब पोषण करने की क्षमता थी, इसमें धीरे धीरे विकसित हुई थी। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व इनसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं यानी कि विकसित सेल बनी, जिनसे आज के सभी जो है वो आपका उच्च जीवाणु को छोड़कर उत्पन्न हुए हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आपका अर्ध विकसित कोशिका होता है, एक होता है आपका यूकेरियोटिक कोशिका जो सभी मानवों में सभी जंतुओं में मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपका जीवाणु में देखने को मिलेगा। आदिम पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना क्या क्या है वो देख लीजिए। आदिम पृथ्वी यानी कि जो पहले पृथ्वी थी उसकी संरचना कैसी थी, ऑक्सीजन का अभाव एकदम नहीं था या फिर एकदम नगण्य मात्रा था। उपस्थित गैसें की बात करें तो आपका मीथेन गैस था जिसको CH4 कहते हैं, अमोनिया NH3 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 था, जलवाष्प यानी कि H2O था। सूर्य की पराबैंगनी किरणों व बिजली के प्रभाव से इन गैसों में रासायनिक क्रियाएं हुई जिनसे जीवन के मूल घटक देखने को मिलते हैं, बने थे भी। जैव विकास की मौलिक अगर हम लोग परिकल्पना की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं जैव विकास की मूल अवधारणा है परिवर्तन के साथ अवतरण यानी कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो परिवर्तन के साथ साथ अवतरण जरूरी है यानी कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, अर्थात सरल एवं निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का निर्माण हुआ। सरल एवं निम्न कोटि के जीव से ही जटिल और उच्च कोटि के जीव का निर्माण हुआ। यही प्रक्रिया जो है वो आपका जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाई। और आपको एक हमेशा याद रखना है कि जैव विकास का मूल अवधारणा क्या है, परिवर्तन के साथ अवतरण यानी कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ये याद रख लीजिएगा। एक आपका लैमार्कवाद आता है यानी कि लैमार्कनिज्म, इसके बारे में देख लीजिए। ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक जो है वो आपका जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है, यानी कि जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इनके प्रतिपादक है। देश की बात करें तो ये फ्रांस का है। इनका ग्रंथ क्या है, इनका ग्रंथ का नाम है ये आपका फिलोसफी जूलॉजिक है जो कि 1809 में लिखा गया था। यह जैव विकास पर प्रस्तुत पहला तर्क संगत सिद्धांत यानी कि तर्क के साथ इसमें ये सिद्धांत दिए हैं। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहा जाता है।
मुख्य सिद्धांत क्या क्या वो देख लीजिए। पहला सिद्धांत है कि बड़े होने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी टू ग्रो, यानी कि जीवों में निरंतर विकास की प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत में वातावरण का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ये भी देखने को मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि पर्यावरण के अनुसार जीवों में परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा है अंगों के उपयोग या फिर अनुप्रयोग का प्रभाव, यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि जिन अंगों का अधिक उपयोग होता है वो अधिक विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जैसे लेकिन इसका भी कहीं कहीं पे आपका ना इसका अपवाद भी है। जैसे कान का यूज़ तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कान का तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ा, एक सीमित मात्रा में जाके रुक गया, इसी तरह तो अपवाद भी है। चौथा देख लीजिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जीवन काल में अर्जित परिवर्तन संतान को विरासत में मिले हैं। तो हम लोग बाहर से बहुत कुछ सीखते हैं उपार्जित लक्षणों के रूप में। तो ये 4 को देख लीजिएगा, टेंडेंसी टू ग्रो, इफेक्ट इन्वायरमेंट, और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इनका देखने को मिलता है। अगर हम लोग उदाहरण देखें कुछ तो वो देख लीजिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, तो पेड़ों की ऊंचाई पत्तियां खाने के प्रयास में गर्दन लंबी होती गई और वह गुण संतानों में भी हस्तांतरित या फिर स्थानांतरित होते गया। आगे देख लीजिए, सर्पों में टांगों का अभाव, भूमि में रेंगने की आदत थी जिसके कारण उनके पैरों का उपयोग जो है वो बंद हो गया और वे लुप्त हो गए। इसके अलावा एक और सिद्धांत आता है आपका डार्विनवाद का सिद्धांत, यानी कि डार्विनिज्म। इसको हम लोग प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे, और ये देश था इनका, देश इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि 1859 में लिखा गया था। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इनके इस सिद्धांत का मेन बात क्या क्या था वो देख लीजिए। पहला है आपका प्रचुर संतानोत्पत्ति यानी कि ओवर प्रोडक्शन। इसमें बोला जा रहा है कि जितने भी सभी जो जीव जंतु हैं वो सभी जीव अपनी संख्या से अधिक जो है वो संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरा है जीवन संघर्ष यानी कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि सीमित संसाधनों के कारण जीवों में क्या होता है? संघर्ष होता है। तीसरा है आपका विविधता की वंशागति यानी कि वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है जो कि वंशानुगत होती है, अलग अलग कुछ ना कुछ होता ही है। चौथा है आपका योग्यतम की अतिजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सबसे मेन, यही इसी का हम बात हमेशा करते हैं। तो जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वो वही जीवित रहते हैं, बाकी वो मर जाते हैं। दूसरे लोग जो जीव फिट नहीं रह पाते पर्यावरण के अनुकूल, वो नहीं रह पाते हैं। तो जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। इसको बोलते हैं योग्यतम की अतिजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पांचवा है प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति उन्हीं जीवों का चयन करती है जो अपने वातावरण में अनुकूल होते हैं, यही। इसके बाद एक और सिद्धांत आता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी। इसका प्रतिपादक है आपके ह्यूगो डी ब्रिज, और ये देश है आपका हॉलैंड के निवासी है। इनका प्रयोग सांध्य प्रीम रोज यानी कि इवनिंग प्रेम रोज, इनका एक जो है वो प्रयोग है, एक किए थे ये प्रैक्टिस, ठीक ना। इनको जो है वो हम लोग ओएन थेरा लेमार्किना कहते भी हैं, ये याद रहेगा, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इनका पुस्तक कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं है, प्रयोगात्मक आधार पर ये सिद्धांत को प्रयोग किए हैं, मतलब प्रस्तुत किए, ये प्रयोग कर करके प्रैक्टिस पे किए हैं। इनका मुख्य सिद्धांत के देखिएगा तो बताया जा रहा है कि नई जातियों यानी कि स्पीसीज की उत्पत्ति धीरे धीरे नहीं बल्कि आकस्मिक स्पष्ट एवं अस्थायी उत्परिवर्तनों म्यूटेशन के द्वारा हुआ है, एकाएक आया है, ये गलत बात है। दूसरा ये बात बोलते हैं, पहला क्या बोले कि नई जातियों यानी कि स्पीसीज की जो उत्पत्ति है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि आकस्मिक स्पष्ट एवं अस्थायी उत्परिवर्तनों म्यूटेशन के द्वारा हुई है। दूसरा बोलता है कि उत्परिवर्तन वंशानुगत यानी कि हेरिटेबल एवं अस्थायी परमानेंट होते हैं। तीसरा बात बोला है कि जिस जीव में उत्परिवर्तन दिखाई देता है उसे उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेंट कहा जाता है। और चौथा बात बोला है कि विभिन्न सदस्यों में अलग अलग उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं जिससे नई प्रजातियों का निर्माण होता है। तो विभिन्न सदस्यों में अलग अलग उत्परिवर्तन हो सकते हैं जिससे नई नई प्रजातियों का निर्माण होता है। जैव विकास के प्रमाण एवं संयोजक कड़ियाँ देखें तो अगर हम लोग पहला क्रमांक देखें तो पहला जीव या फिर जीवाश्म की बात करते हैं तो वह है आपका आर्कियोप्टेरिक्स
इसका संयोजक कड़ी देखें तो ये आपका सरीसृप और पक्षी के बीच में है। विशेषता सरीसृपों जैसी पुच्छ व दांत परंतु उड़ने वाले पंख भी उपस्थित होते हैं। दूसरा आता है आपका युगिलिना, और युगिलिना में पौधे और जंतुओं के बीच में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? तो संयोजक कड़ी दिखाया जाता है। और इसमें बोला जाता है जो आपका इसका विशेषता क्या है कि क्लोरोफिल युक्त पादप गुण होते हैं, और लेकिन ये गतिशील, यानी कि देखिए इसमें क्लोरोफिल होते हैं यानी कि पादप गुण, और ये गतिशील होते हैं यानी कि जंतु गुण, दोनों मिलता है युगलिना में। तीसरा है आपका नियोपाइलिना, और नियोपाइलिना जो है इसमें एनेलिडा और मोलास्का के बीच में दिखाया जा रहा है, जो आपका कड़ी, दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा है, और दोनों संघों के लक्षण इसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि एनेलिडा का भी और मोलास्का का भी जो है दोनों संघों का लक्षण इसमें देखने को मिलेगा। चौथा है आपका प्रोटोथीरिया, इसमें सरीसृप और स्तनधारी के बीच में कड़ी दिखाया जा रहा है, जो संबंध दिखाया जा रहा है। और इसमें बोला जा रहा है कि एकेडेना व प्लेटिपस जैसे अंडे देने वाले स्तनधारी भी मौजूद है। इसके अलावा देख लीजिए विलुप्त जीव जो कि एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं, एग्जिस्टेंस मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज जैसे कि डायनासोर। ये बताया जा रहा है कि विशालकाय ये सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी कल्प यानी कि मेसोजोइक एरा में पाए जाते थे। आपका सरीसृप ये विशालकाय सरीसृप थे डायनासोर। आगे देख लीजिए महाकाल के 3 कल्प हैं जैसे कि ट्रियासिक, जुरासिक और आपका क्रिटेशियस। तो जुरासिक में डायनासोर थे। दूसरा है आपका मैमथ जो है वो वर्तमान हाथी के रूप में ही था ये, जो कि हाथी का पूर्वज था, और ये अब विलुप्त हो गया है, मैमल्स और डायनासोर दोनों। फिर नेक्स्ट देख लीजिए आपका मानव विकास कैसे हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो देख लीजिए। तो सबसे पहले एक आता है आपका कि क्रो-मैग्नोन मानव आया था, क्रो-मैग्नोन मानव, जो कि जिसको हम लोग क्रो-मैगनॉन कहते हैं, क्रो-मैग्नोन। इसमें बताया जाता है कि आधुनिक मानव जो है वो आपका होमोसेपियंस का सीधा इसका पूर्वज माना जाता है, होमोसेपियंस को ही। और इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका क्रो-मैग्नोन मानव जो है इसका शरीर मजबूत होता है, इसका जो ऊंचाई है वो आपका लगभग 180 सेंटीमीटर होता है यानी कि 6 फीट तक। और ये आपका कपाल गुहा का जो आता है ना वो आपका 1600 घन सेंटीमीटर है। कपाल गुहा यानी कि सर का जो आयतन है लगभग आपका 1600 घन सेंटीमीटर है, यानी कि 1600 सेंटीमीटर है, घन है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर एक आया था आपका डेनिसोवन मानव। तो डेनिसोवन मानव भी आया था। ये एक प्राचीन मानव प्रजाति है जो कि आपका 1.5 से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व यूरेशिया के जंगलों में निवास करती थी। 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थियों से इसकी पहचान हुई है कि ये जो मानव है वो आपका डेनिसोवन मानव है। 2019 में तिब्बत की गुफा में मिले जबड़े के जीवाश्म से यह सिद्ध हुआ कि ये पूर्वी एशिया तक ये फैले हुए थे। फिर देख लीजिए जो आपका डेविनोवस मानव जो डेनिसोवन जो मानव है, इनका डीएनए विश्लेषण बतलाता है कि ये होमोसेपियंस और आपका निएंडरथल, तो होमोसेपियंस और निएंडरथल से भिन्न एक तीसरी समकालीन मानव प्रजाति थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग जैव विकास वाला भी टॉपिक पढ़ लिए यहाँ पे हम लोग। तो 3 तरह का टॉपिक पढ़े, एक आपका जैव विकास के बारे में पढ़ लिए हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पे जीव विज्ञान के बारे में पढ़ लिए हम लोग। इसके अलावा हम लोग जो है वो जीव विज्ञान का जो अलग अलग ब्रांचेस था उसको पढ़ लिया हम लोग, और जो आपका SI यूनिट वगैरह जितना भी है जो है यूनिट वाला मात्रा की इकाई वाला जो टॉपिक था उसको भी हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो आपका इकोनॉमिक्स वाला साइंस वाला जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसी क्रम में जो है वो हम लोग थोड़ा सा झारखंड वाला सेक्शन को भी देख लेते हैं। और झारखंड वाला सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय कि नाम और अर्थ, कि झारखंड का नाम जो है वो उद्गम, यहाँ की उद्गम झाड़ियाँ और वनों की बहुलता से हुआ है। झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश या झाड़ियों वाला प्रदेश है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अपने घने जंगलों, पहाड़ियों और जनजातीय समाज के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल की बात करें तो गुप्त शासक तथा गौड़ शासक शशांक ने झारखंड पर दीर्घ काल तक शासन किया था। और महाभारत काल में यह क्षेत्र जो है वो आपका बृहद्रंथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया था, और ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया था। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्यों का भी
उल्लेख देखने को मिलता है। मेगास्थनीज ने कीचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गब्रो गोई के नाम से संबोधित किया है और टॉलमी ने खरसावां क्षेत्र के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। और प्राचीन साहित्य में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड और बाद में कांकजोल और इसी को जंगल तरी के नाम से जाना जाता था। इस काल में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए ह्वेनसांग का उल्लेख जो कि 7वीं शताब्दी में था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी प्रसिद्ध यात्रा जो था जिसका नाम था सीयूकी, उसमें इस क्षेत्र का उल्लेख किया था। और हम लोग देखते हैं कि उसने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइलो या फिर यही वाला कहा था। इसके बाद जो है वो आपका इसने पहाड़ी क्षेत्र को इस क्षेत्र में पहाड़ी भाग को उसने दामिन एको यानी कि पहाड़ी प्रदेश भी कहा था राजमहल वाले क्षेत्र को। मध्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो इस काल में झारखंड में स्थानीय या फिर क्षेत्रीय राजवंशों का जो है वो शासन स्थापित हुआ था। रांची क्षेत्र को पहले कोकरा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश अधिकारी J.H. हेविट ने इसे चूटिया नागपुर नाम दिया था जो कि आगे चल के छोटा नागपुर कहलाता है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लीजिए ब्रिटिश काल की हम लोग बात करते हैं तो कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पे ही 1832 ईस्वी में दामिन एको की स्थापना हुई थी और इसका जो सीमांकन का जो कार्य है वो 1824 ईस्वी में किया गया था। 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ था। आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो प्रारंभ में विल्किंसनगंज था जो कि किशनपुर कहलाता था, बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा। वर्तमान समय में जो आपका धनबाद है उसमें उसको मानभूम के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इतिहासकार थे जिसका नाम थे फ्रांसिस बुकानन। वो जो है वो बनारस से लेके वीरभूम जो कि पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित करते हैं। झारखंड का अगर हम लोग देखें प्रमुख ऐतिहासिक नाम देखें तो ऐतिहासिक नाम और इसका वर्तमान क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो है आपका नरीखंड जिसको कांकजोल या फिर जंगल तरी कहा गया था, ये संथाल परगना को ही कहा गया था। इसके बाद कोकरा जो है वो वर्तमान रांची को कहा गया था। दामिन एको जो है वो आपका पहाड़ी प्रदेश जो कि संथाल परगना वाले रीजन को कहा गया था। कर्ण सुवर्ण जो है वो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा गया था। मानभूम की बात करें तो वो धनबाद को कहा गया था। कर्क खंड जो है वो जनजातीय बहुल झारखंड को कहा गया था। करतानिया जो है वो खरसावां को कहा गया था टॉलमी के द्वारा। और कीचुंग जो है वो जनजातीय क्षेत्र मेगास्थनीज के अनुसार कहा गया था कीचुंग। अगर हम लोग काल देखें और नामकरण देखें तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया था। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या फिर पुंडू कहा गया था। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया था। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें झारखंड को मुरुंड कहा गया था। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक पशुभूमि कर्कखंड या फिर अर्कखंड कहा गया था। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया। तारीख के फिरोजशाही में झारखंड कहा गया था। इसके अलावा देखिए हम लोग तो तारीख ए बंगला में झारखंड कहा गया। सियार उल मुत्खरीन में झारखंड कहा गया। फिर आपका आयने अकबरी में झारखंड कहा गया। टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया था। ह्वेनसांग के द्वारा की लोना सुकालाना और कर्ण सुवर्ण कहा गया था। तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया था। वायु पुराण में मुरंड कहा गया था। और मुरुंड आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। और आपका जो है वो आपका किक्कट प्रदेश जो है वो आपका भागवत पुराण में कहा गया था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया था। कबीर के दोहे में पद्मावत में जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित था उसमें झारखंड कहा गया था। अकबरनामा जो है वो आपका झारखंड को कहा गया था। फिर आपका नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड कहा गया था। अकबर का रचना था आत्मकथा था अकबरनामा, उसमें भी आपका झारखंड कहा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो आपका झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया था। फाहियान के द्वारा कुक्कुट लाट कहा गया था। मुगल काल के समय झारखंड को खुकरा कुकरा या फिर कोखरा कहा जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में झारखंड को जो है वो आपका छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो अगर इस तरह से आप देखिएगा तो ज़्यादा नहीं, ये छोटा मोटा ये झारखंड का भी टॉपिक था, इसको भी हम लोग इसी के साथ में हम लोग देखते चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका ये वाला जो टॉपिक है क्या बोलते हैं साइंस वाला टॉपिक, वो आपका बहुत ज़्यादा विस्तृत है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी बात झारखंड वाला जो हम लोग सेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड से भी आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है ना पेपर 1 में, वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी हम लोग इसके लिए 30 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो ओवरऑल यहाँ से आपका देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप बार बार 1-2 बार देख लीजिएगा अपने स्तर पे, तो फिर आपको यहाँ से कंप्लीट यहाँ से समझ में आ जाएगा। एक बार यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी इसको भाग गए थे, एक बार हम लोग इसको ना आराम से देख लेते हैं। ठीक है ना, इस टॉपिक को देखेंगे आराम से, इसको देख लीजिए हल्का सा।
तो आप सबसे पहले बताइएगा कि झारखंड का नाम और इसका अर्थ क्या है, वो बता दीजिएगा। कि झारखंड का जो नाम है, यहाँ पे उद्गम झाड़ियों और वनों की बहुलता से हुआ है। झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश या फिर झाड़ियों वाला प्रदेश। और प्राचीन काल में यह क्षेत्र अपने घने जंगलों, पहाड़ियों और जनजातीय समाज के लिए प्रसिद्ध था। फिर आपको सबसे पहले बताना होगा कि प्राचीन काल में झारखंड कैसा था। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। फिर इसी में आपका हमेशवांग का थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा 7वीं शताब्दी में। उसके बाद फिर बताइएगा कि मध्यकाल में झारखंड का क्या स्थिति था, थोड़ा सा 2-2 3-3 लाइन। फिर ब्रिटिश काल में झारखंड का क्या स्थिति था वो बता दीजिएगा। उसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाम बताइएगा और उसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो बता दीजिएगा। उसके बाद फिर किस काल में झारखंड को क्या कहा गया था वो सभी बताकर आप जो है इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।